हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेबलरस क्लब के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे स्ट्रेबलरस क्लब का मीनिंग और उसके इम्पोर्टेंट मेंबर्स और उनके वर्ड्स के बारे में। In the early 18th century, the esteemed Striblerus Club was established, bringing together a distinguished group of writers and intellectuals. Formed in 1714, the club aimed to satirize the pedantry and pretensions of scholars and writers of the time by creating the persona of an erudite fool known as Martinus Striblerus. स्ट्रिबलरस क्लब अर्ली 18th सेंचुरी का एक बहुत फेमस क्लब था जिसमें कई तरह के राइटर्स और इंटेलेक्चुअल्स आते थे। इस क्लब का फॉर्मेशन हुआ था 1714 में। इस क्लब का मेन एम था पीडेंट्री को सैटिराइज करना। पीडेंट्री का मतलब होता है जब कोई पर्सन कई तरह के रूल्स और छोटी छोटी डिटेल्स पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देता है जो कि इम्पॉर्टेंट भी ना हो। राइटर्स फेट नॉलेज को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। वो वाइज होने का सिर्फ नाटक करते हैं जबकि एक्चुअल में उनके पास कोई नॉलेज नहीं होती है। और इसी तरह की फेट नॉलेज को और पीडेंट्री को सैटिराइज करने का काम कर रहा था स्ट्रिबलरस क्लब। The name Martin originated from John Dryden's comedic character Sir Martin Marall, famous for his portrayal of ridiculous mistakes. स्कॉलर्स और राइटर्स के इस तरह के प्रिटेंशंस को लैम्पून करने के लिए या मॉक करने के लिए इस क्लब के मेंबर्स ने एक कैरेक्टर का क्रिएशन किया था, मार्टिनस स्ट्रिबलरस। इस कैरेक्टर में मार्टिन नाम लिया गया था जॉन ड्राइडन के एक कॉमेडिक कैरेक्टर सर मार्टिन मारऑल से, जो कि अपनी रिडिकुलस मिस्टेक्स के लिए फेमस था। Striblerus was selected as a reference to Stribler, a term used to mock untalented writers of that time. वहीं दूसरी ओर Striblerus टर्म का यूज स्ट्रिबलर को डिफाइन करने के लिए किया गया। स्ट्रिबलर टर्म उस समय के अनटैलेंटेड राइटर्स को मॉक करने के लिए यूज किया जाता था। Comprised of distinguished writers, poets and satirists, the club was united by a shared passion for literature and intellectual endeavors. Though primarily focused on literary pursuits, the Striblerus Club maintained affiliations with the Tory political faction of the era. वैसे तो ये राइटर्स लिटरेरी एक्टिविटीज पर ही फोकस करते थे, लेकिन इसके साथ ही ये क्लब उस समय के टोरी पॉलिटिकल फैक्शन से भी रिलेट कर रहा था। The Memoirs of Martinus Striblerus stands as a collaborative satirical masterpiece crafted by the Striblerus Club, a distinguished group encompassing luminaries such as Jonathan Swift, Alexander Pope, John Arbuthnot, and other notable figures. Striblerus Club के मेजर मेंबर्स थे जोनाथन स्विफ्ट, अलेक्जेंडर पोप और जॉन आर्बथनॉट। इसके अलावा भी इसमें कई नोटेबल फिगर्स थे। Initially published in 1741, following the demise of most contributors, this work endures as a poignant critique of its era. इस क्लब का फेमस कोलैबोरेटिव सैटिरिकल मास्टरपीस था द मेमोयर्स ऑफ मार्टिनस स्ट्रिबलरस। इस क्लब के राइटर्स मार्टिनस स्ट्रिबलरस नाम के कैरेक्टर का यूज करके अपनी राइटिंग्स लिखते थे और उस समय की फॉलीज को टारगेट करते थे। उस समय की कॉम्प्लिकेटेड एकेडमिक राइटिंग्स को, जो कि रूल्स से बंधी हुई थी, और फिलोसफिकल थ्योरीज को ये मॉक करते थे। The work adeptly utilizes a variety of literary techniques such as irony, parody, and sophisticated wit to expose the idiosyncrasies and contradictions inherent in human nature. Through this approach, it presents a poignant and enduring examination of the complexities of the human experience. इसके लिए इन राइटर्स ने कई तरह के लिटरेरी टेक्निक्स का यूज किया, जैसे कि आयरनी, पैरोडी और सोफिस्टिकेटेड विट का यूज।
जिससे वो ह्यूमन एक्सपीरियंस को ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें और ह्यूमन एक्सपीरियंस और ह्यूमन नेचर की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझ सकें। स्ट्रिबलरस क्लब के कुछ नोटेबल मेंबर्स थे अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट, जॉन ये, थॉमस पार्नेल, जॉन आर्बटनॉट। सबसे पहले राइटर हैं अलेक्जेंडर पोप। Alexander Pope was one of the most celebrated poets of the Augustan age in English literature. Alexander Pope Augustan age थे, एक celebrated poet थे. Pope gained recognition early in his career with the publication of his pastorals in 1709. Pope's skillful use of language, his sharp wit, and his keen observations of society ensure his lasting legacy in the canon of English literature. पोप लैंग्वेज का बहुत स्किलफुली यूज़ करते थे। उनकी शार्प विट और कीन ऑब्जर्वेशंस की वजह से उनके वर्ड्स में हमें सोसाइटी की झलक दिखाई देती है और इसी वजह से उनके वर्ड्स को आज भी सेलिब्रेट किया जाता है। अलेक्जेंडर पोप के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे द रेप ऑफ द लॉर्ड 1712. It is based on a real-life incident involving the cutting of a lock of hair from Arabella Fermor, a young aristocratic woman, by Lord Petre. पोप के एक फ्रेंड थे जिनका नाम था जॉन कैरल, वही इस रियल लाइफ इंसिडेंट के बारे में उनको बताते हैं। वो बताते हैं कि किस तरह से लॉर्ड पेट्रे ने एराबेला फर्मर के हेयर में से एक लॉक को कट किया था और इसके बाद ही दोनों फैमिलीज के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। In Pope's poem, this event is transformed into a mock epic narrative. पोप की ये पोएम एक मॉक एपिक नैरेटिव है। ये सैटिराइज करता है अपर क्लास सोसाइटी को जो कि उस समय प्रिविलेंट थी लंदन में। इस पोएम में बेलिंडा एराबेला फर्मर को डिनोट करती है, वहीं बैरन लॉर्ड पेट्रे को डिनोट करता है। Belinda, the protagonist, is a beautiful young woman whose most prized possession is her luxuriant lock of hair. When Baron, infatuated with Belinda, snips off a lock of her hair without her consent, it leads to a social scandal and conflict between the two families. लेकिन जब बैरन को बेलिंडा पसंद आती है तो वो उसकी मर्जी के बिना उसके बालों को छूता है और उसके बालों में से एक लॉक को कट कर देता है विदाउट हर कंसेंट। ये उस समय का बहुत बड़ा सोशल स्कैंडल बन जाता है और दोनों फैमिलीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। अगला वर्ड है एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म 1711. This essay in verse offers Pope's view on literary criticism, highlighting the importance of judgment, taste, and the role of the critic. Pope utilizes the heroic couplet, a poetic form comprising rhymed pairs of iambic pentameter lines. इस वर्ड में पोप ने अपने व्यूज शेयर किए हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म के ऊपर कि किस तरह से किसी भी क्रिटिसिज्म में जजमेंट का, टेस्ट का और क्रिटिक का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पोप ने इसके लिए हेरोइक कपलेट का यूज़ किया है। हेरोइक कपलेट एक पोएटिक फॉर्म होता है जिसमें राइम्ड पेयर्स होते हैं और आयमिक पेंटामीटर लाइंस का यूज़ किया जाता है टू आर्टिकुलेट हिज थॉट्स विद प्रिसीजन एंड सोफिस्टिकेशन। It is the source of the famous quotations, to err is human, to forgive divine. A little learning is a dangerous thing, and fools rush and where angels fear to tread. इस वर्ड में ही उनके कुछ फेमस कोटेशन सामने आते हैं। To err is human, to forgive divine. इसका मतलब है कि ह्यूमन का तो नेचर होता है गलतियां करना, लेकिन अगर आप किसी दूसरे की गलती के लिए उसको माफ कर देते हैं तो वो एक डिवाइन एक्ट कहलाता है। A little learning is a dangerous thing. इसका मतलब है किसी भी टॉपिक पे कम नॉलेज होना ज़्यादा डेंजरस है उस टॉपिक पे नॉलेज ना होने से। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इंसान को किसी भी टॉपिक पर कम नॉलेज है तो उसे ऐसा लगता है कि उसने सारी चीज़ें समझ ली हैं। वो अपने आप को ओवर एस्टिमेट करने लगता है, अपनी एबिलिटीज़ को ओवर एस्टिमेट करता है, जिसकी वजह से उसे बाद में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और लास्ट है फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेड। इसका मतलब है कि बेवकूफ़ वहीं जाते हैं जहां इवन एंजल्स भी जाने से मना करते हैं। इसका मतलब है कि लोग जिनके पास अच्छा सेंस नहीं होता है, जजमेंट नहीं होता है, वो वहीं जाते हैं जहां पर प्रॉब्लम्स होती हैं।
An Essay on Man, this philosophical poem written in heroic couplets between 1732 and 1734 was envisioned by Pope as the cornerstone of an ethical system conveyed through poetry. Essay on Man एक philosophical poem है जिसे heroic couplets में लिखा गया है. इसे 1732 से 1734 के बीच में लिखा गया था. While intended as a larger work, Pope regrettably did not finish it during his lifetime. पोप इसे एक लार्जर वर्क बनाना चाहते थे, लेकिन वो अपनी लाइफ टाइम में इसे कभी भी खत्म नहीं कर पाए. इट वॉज डेडिकेटेड टू हेनरी सेंट जॉन फर्स्ट विस्टाउन बोलिनब्रोक. ये उन्होंने बोलिनब्रोक को डेडिकेट किया था. द पोएम delves into divine intentions towards humanity, challenging self-centered beliefs and exploring human flaws. पोप का मानना था कि ह्यूमन बीइंग्स को सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना चाहिए. उन्हें गॉड के वेज को या गॉड जो भी करते हैं उसको जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स गॉड की मिस्ट्रीज को समझ नहीं सकते कि वो क्या प्लान कर रहे हैं. इसलिए बेटर यही होता है कि आप अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करें, अपने वेज को जस्टिफाई करें. अगला वर्ड है द डंसियाड. Originally published in 1728 with a later revised and expanded version in 1743. The Dunciad is a satirical poem that attacks literary and intellectual dullness, with Pope personifying the goddess dullness as the antagonist. ये वर्ड भी एक सटायर है. इस वर्ड में पोप ने सैटिराइज किया है ऐसे आर्टिस्ट्स को जो कुछ भी लिख देते हैं सिर्फ पैसे के लिए. उन्हें आर्टिस्टिक इनोवेशन से कोई भी मतलब नहीं होता है. उनकी राइटिंग्स में एक डलनेस दिखाई देती है, इंटेलेक्चुअल डलनेस और कियोस दिखाई देता है. Poor influence the realm of literature and intellect is depicted as descending into chaos and degradation. Goddess dullness की वजह से लिटरेचर में जिस क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है, जिस इंटेलेक्ट की ज़रूरत होती है, वो डिसेंड हो रहा है और अल्टीमेटली सिचुएशंस बहुत ख़राब होती जा रही हैं. हर जगह सिर्फ केओस और डिग्रेडेशन देखने को मिलता है. द पोएम satirizes various figures of the literary world, portraying them as inept and deserving of ridicule. The goddess dullness, who rises to power and asserts her dominance over the world of literature, banishing wit, creativity and intelligence. पोप इस पोएम में ये बताते हैं कि जैसे जैसे गॉडेस डलनेस के पास पावर बढ़ती जाती है, वो डोमिनेंट होती जाती हैं, वैसे वैसे लिटरेचर का वर्ल्ड भी डिग्रेड होता है. विट, क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस धीरे धीरे सोसाइटी से और इस वर्ल्ड से ख़त्म होती जा रही है. इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी विट और क्रिएटिविटी का यूज़ करके ऐसे वर्ड लिखें जो सोसाइटी के लिए भी इंस्पिरेशन का काम करें, ना कि ऐसे वर्ड्स जो कि सिर्फ पैसे के लिए लिखे जाते हैं, जिनमें किसी भी तरह की क्रिएटिविटी नहीं होती. Jonathan Swift was an Anglo-Irish writer, satirist, essayist and cleric, best known for his satirical works, political pamphlets and essays. He initially pursued a career in the clergy, eventually becoming Dean of St. Patrick's Cathedral in Dublin. Jonathan Swift, जो कि एक एंग्लो-आयरिश राइटर थे, उन्होंने अपना करियर की शुरुआत की थी एज अ क्लर्जीमैन. वो सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल में एज अ डीन की पोस्ट पर भी रहे थे. Swift is renowned for his satirical writings, which often targeted political, social, and religious institutions and figures. Jonathan Swift को भी अपनी satirical writings ले जाना जाता है. उनके कुछ important words थे A Tale of a Tub, 1704. ये स्विफ्ट का फर्स्ट मेजर वर्ड था जो कि रिलीजियस हिपोक्रेसी के ऊपर एक सैटिरिकल एक्सप्लोरेशन है. हिपोक्रेसी का मतलब होता है ऐसा बिहेवियर जो कि आपके रियल बीइंग से अलग हो. यानी आप वो क्लेम करने की कोशिश करते हैं, आप वो दिखाने की कोशिश करते हैं जो कि आप वाकई में है ही नहीं, और आप कोशिश करते हैं कि लोग भी वो चीज़ें माने जो कि एक्चुअल में गलत हैं या पॉसिबल नहीं हैं. The narrative revolves around three brothers, Peter, Martin and Jack, who represent the Roman Catholic Church.
the Anglican Church and the dissenting Protestant denominations, respectively. ये नैरेटिव रिवॉल्व करता है 3 ब्रदर्स के अराउंड। पीटर, जो कि रोमन कैथोलिक चर्च को डिमॉन्स्ट्रेट करता है, मार्टिन, जो कि एंग्लिकन चर्च को डिमॉन्स्ट्रेट करता है, और जैक, जो कि डिसेंटिंग प्रोटेस्टेंट डिनोमिनेशंस को बिलोंग करता है। द मेन स्टोरी लाइन इन्वॉल्व्स द विल लेफ्ट बाय देयर फादर, who symbolizes God, in which he bequeaths each brother a coat representing their respective religious traditions. And the work satirizes the excesses and absurdities of religious fanaticism. इस स्टोरी लाइन में इनके फादर, जो कि गॉड को सिंबलाइज करते हैं, गॉड के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो एक विल छोड़कर जाते हैं। इसके साथ ही वो उनके लिए एक कोट छोड़कर जाते हैं, जिसको उन्होंने अपने विल में मेंशन किया था कि इस कोट को कुछ भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम लोग के फ्यूचर के ऊपर प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। Swift's masterpiece and one of the most iconic works of English literature, Gulliver's Travel, is a satirical novel that follows Lemuel Gulliver's journeys to various fantastical lands, where he encounters societies that reflect the vices and follies of humanity. It is celebrated for its imaginative storytelling and incisive social commentary. Gulliver's Travels एक satirical novel था जिसका मेन कैरेक्टर था लीमुअल गुलिवर। ये एक तरह का मैनिपियन सटायर है। इसमें लोगों की मेंटल एटीट्यूड्स को अटैक किया जाता है, रेदर किसी इंडिविजुअल को। इस वर्क में उन्होंने एडवेंचर को सटायर के साथ कंबाइन किया है। वो इंग्लिश कस्टम्स को और पॉलिटिक्स को मॉक करते हैं। लेमुएल गुलिवर की अलग अलग जगह पे ट्रैवलिंग ये दिखाती है कि वो किस तरह की सोसाइटीज को एनकाउंटर करता है, जहां पर उसे अलग अलग तरह की वाइजेस और फॉलीज दिखाई देती हैं ह्यूमैनिटी में। इस वर्क को आज भी अपनी इमेजिनेटिव स्टोरी टेलिंग के लिए जाना जाता है, और किस तरह से उन्होंने अपनी इमेजिनेशन का यूज करके स्टोरी टेलिंग के थ्रू एक सोशल कमेंट्री की है। ड्रेपियर्स लेटर्स एक सीरीज ऑफ पैम्फलेट था जिसमें स्विफ्ट ने एक सीडोनेम यूज किया था, एम्बी ड्रेपियर। ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ एक तरह का प्रोटेस्ट था। दरअसल आयरलैंड में विलियम वुड के द्वारा एक नए तरह का कॉइन सिस्टम लागू किया गया था, जिसकी वजह से आयरलैंड की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। The Drapier's letters were written in response to the introduction of this coinage for Ireland by William Wood, an English manufacturer who had been granted a patent to mint copper coins for Ireland. This coinage was widely believed to be of inferior quality and potentially harmful to the Irish economy. विलियम वुड ने जो कॉपर कॉइन्स आयरलैंड के लिए मिंट करना शुरू किया था, वो वाइडली बिलीव किया जाता है कि वो इंफीरियर क्वालिटी के थे और आयरिश इकोनॉमी को उससे बहुत बड़ा धक्का लग सकता था। A Modest Proposal, 1729. This is a Juvenalian satirical essay which suggests that the impoverished Irish should sell their children as food to wealthy aristocrats as a solution to poverty and overpopulation. While shortened in its proposal, Swift uses irony and hyperbole to critique British colonial policies and the exploitation of the Irish people. Modest Proposal एक जुवेनेलियन सैटिरिकल एसे है। जुवेनेलियन सैटिरिकल एसेज काफ़ी ज़्यादा हार्श टोन के होते थे, जो कि वाइजेस और फॉलीज को, सोसाइटी की बुरी चीज़ों को डायरेक्ट टारगेट करते थे। इस वर्क के थ्रू जोनाथन स्विफ्ट ने आयरलैंड के पॉलिटिशियंस के ऊपर अटैक किया है। किस तरह से वहाँ पर जो भी वेल्दी थे वो और ज़्यादा वेल्दी होते जा रहे थे, एरिस्टोक्रेटिक एटमॉस्फेयर था। किस तरह से आयरिश पीपल का ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज की वजह से एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था। इस सैटिरिकल एसे में उन्होंने सजेस्ट किया था कि आयरिश पीपल को अपने बच्चों को वेल्दी एरिस्टोक्रेट्स को सेल कर देना चाहिए एज अ फूड, इससे पॉवर्टी और ओवर पॉपुलेशन की समस्या से छुटकारा पाया जा सके। इस तरह का हार्श ऐसे एक स्ट्रेट फेस सटायर था।
John Day. John Day was an English poet and dramatist, best known for his satirical works and for being a member of the Scriblerus Club. In London, Day became associated with influential literary figures such as Alexander Pope and Jonathan Swift. These connections provided him with support and encouragement, helping him gain recognition for his work. जॉन डे एक इंग्लिश पोएट थे जिन्हें अपने सैटारिकल वर्ड्स ले जाना चाहता है। जब ये लंदन में थे तो इन्होंने जोनाथन स्विफ्ट और अलेक्जेंडर पोप जैसे लिटरेरी फिगर्स के साथ कांटेक्ट किया और इनके कनेक्शंस के थ्रू ही इन्हें इंकरेजमेंट मिला सैटारिकल वर्ड्स लिखने का। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे। द वाइफ ऑफ बाथ 1713. It is a comedy play from 1713 penned by the British author John Gay. This work drew inspiration from Geoffrey Chaucer's The Wife of Bath's Tale. इसका इंस्पिरेशन इनको मिला था जॉफ्री चाउसर के टेल से, जो कि थी द वाइफ ऑफ बाथ्स टेल। ये एक कॉमेडी प्ले था जिसे 1713 में लिखा गया था। ट्रिविया 1716. Trivia or the Art of Walking the Streets of London is a poem which humorously explores the life and hazards of walking in London. It provides a vivid depiction of 18th century London and showcases Day's keen observational skills and wit. It derives its name from the Latin term for crossroads and from the invocation of the goddess of crossroads, Dinah, in the opening stanza. ये एक पोएम है जिसमें जॉन गे ने क्रॉस रोड्स के बारे में बताया है कि किस तरह से क्रॉस रोड्स बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं जब लोग उसे क्रॉस करते हैं। इस वर्क में उन्होंने लंदन की स्ट्रीट पर चलना बहुत खतरनाक बताया है कि किस तरह से सिटीजन्स को क्रॉस रोड्स को पार करने में प्रॉब्लम्स होती हैं। उन्हें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है जब वो क्रॉस रोड्स पर वॉक करते हैं, जैसे कि ओवरफ्लोइंग गटर्स या पिट पॉकेट्स या थीव्स। द बेगर्स ओपरा 1728. ये जॉन ग्रे का एक सेमाइनल वर्क था जिसे 1728 में लिखा गया था। द बेगर्स ओपरा सैटिराइज करता है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स और सोसाइटी को। इसने एक नए तरह के जॉनरा को क्रिएट किया था जिसका नाम था बैलेड ओपरा। इस तरह के बैलेड ओपराज में सैटारिकल कंटेंट होता था। इसमें वेल नोन पॉपुलर सॉन्ग्स का और फोक ट्यून्स का यूज किया जाता था। बैलेड ओपराज में सिर्फ सॉन्ग्स नहीं होते थे बल्कि इसमें डायलॉग्स भी होते थे और म्यूजिक भी होता था। इसी फॉर्म से इंस्पायर होकर बर्टोल्ट ब्रिचेट और कर्ट वेल ने द थ्री पेनी ओपरा लिखा था। Thomas Parnell, an Irish poet and clergyman, made notable contributions to English literature in the early 18th century and was affiliated with the Scriblerus Club. Recognized as a leading figure among the early graveyard poets, a group of 18th century poets known for their introspective exploration of themes like mortality and human existence. टॉमस पार्नल एक आयरिश पोएट और क्लर्जीमैन थे जिन्होंने अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए स्क्रिबलरस क्लब में। इन्हें अर्ली ग्रेवयार्ड पोएट्स में भी काउंट किया जाता है। ग्रेवयार्ड पोएट्स, जिन्हें हम चर्चयार्ड पोएट्स के नाम से भी जानते हैं, ये 18th सेंचुरी के उन ब्रिटिश पोएट्स का ग्रुप था जो कि अपनी पोएट्री में मेडिटेटिव और मेलेंकलिक टोन ऐड करता था। इनकी थीम्स में मॉर्टैलिटी, डेथ और ट्रांजिएंट नेचर देखने को मिलता है। ये पोएट्स अपने वर्ड्स में ग्रेवयार्ड्स का यूज करते हैं और इनकी थीम्स और बैकड्रॉप्स काफी ज्यादा सॉम्बर होते हैं। इनका वर्क अ नाइट पीस ऑन डेथ 1721 ग्रेवयार्ड स्कूल मूवमेंट में एक फाउंडेशनल वर्क की तरह काउंट किया जाता है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे होमर्स बैटल ऑफ द फ्रॉड्स एंड माइस 1717, The Batrachomyometia, often translated as the Battle of the Frauds and Mice, is a comic epic parodying the style of Homer's Iliad. Batrachomyometia या फिर Battle of the Frauds and Mice होमर का वर्क था जिसका ट्रांसलेशन टॉमस पार्नल ने किया था।
ये एक epic parody थी. Parnell translated this ancient Greek parody of epic poetry, attributing it to Homer. His translation retains the humor and satirical edge of the original, showcasing his skill in rendering classical texts into English. क्योंकि ये वर्क होमर के इलियड की एक ग्रीक पैरोडी थी, इसी का ट्रांसलेशन टॉमस पार्नेल ने किया था, जिससे हमें उनकी स्किल्स देखने को मिलती हैं कि किस तरह से वो क्लासिकल टेक्स्ट को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की एबिलिटी रखते थे. A Night Piece on Death, 1721. One of Parnell's most famous poems, A Night Piece on Death exemplifies his contemplative and melancholic style. The poem reflects on the nature of death and the afterlife, capturing the mood of the early 18th century religious and philosophical thought. Parnell's work influenced later graveyard poets such as Edward Young, Robert Blair, and Thomas Gray, who expanded on these themes in their own poetry. Thomas Parnell की सबसे इम्पॉर्टेंट पोएम है A Night Piece on Death. इस वर्क की वजह से ही उन्हें अर्ली ग्रेवयार्ड पोएट्स में काउंट किया जाता है. इसमें मॉर्टैलिटी और इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ जैसी थीम्स का यूज किया गया है. डेथ के नेचर और आफ्टर लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है. इसमें कई तरह के रिलीजियस और फिलोसफिकल थॉट्स हैं. इसमें यूज करते हैं अपनी विविड इमेजरी का, जिससे एक सॉम्बर एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है. उनकी इमेजरी में वो शैडोज का, साइलेंस का, मूनलिट सीन्स का यूज करते हैं. वर्क ग्रेवयार्ड पोएट्री के लिए एक माइलस्टोन की तरह है. उनके वर्ड से ही इन्फ्लुएंस होके एडवर्ड यंग, रॉबर्ट ब्लेयर और थॉमस ग्रे जैसे पोएट्स ने अपनी पोएम्स लिखी. द हर्मिट, 1722. The poem is noted for its moral and religious themes presented in a straightforward and engaging manner. ये एक तरह की नैरेटिव पोएम है जो कि एक हर्मिट की स्टोरी बताती है. वो अपनी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी से अलग हो जाना चाहता था और सेक्लूजन में रहना चाहता था. पोएम में हमें मॉरल और रिलीजियस थीम्स देखने को मिलती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और एंगेजिंग मैनर में लिखी गई है. अगले राइटर हैं जॉन अर्बटनॉट. John Arbuthnot, a Scottish physician, satirist, and polymath, exerted considerable influence in the literary and intellectual spheres of early 18th century England. Arbuthnot एक Scottish physician, satirist और polymath थे. Arbuthnot's establishment of the character John Bull and his involvement in the memoirs of Martinus Scriblerus underscored his pivotal contributions to the club's satirical pursuits. Arbuthnot's wit and keen observations made him a celebrated figure in the literary circles of his time. Arbuthnot भी Memoirs of Martinus Scriblerus को लिखने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस और उनकी विट की वजह से क्लब की सैटिरिकल परसूट्स में हेल्प मिलती है और सैटिरिकल राइटिंग्स को लिखने में और आसानी होती है. उन्होंने एक बहुत फेमस कैरेक्टर को क्रिएट किया था जिसका नाम था जॉन बुल. इसी कैरेक्टर का यूज करके इन्होंने एक फेमस वर्क लिखा था द हिस्ट्री ऑफ जॉन बुल, 1712. Arbuthnot's most famous work, The History of John Bull, is a satirical allegory that uses the characters of John Bull and other figures to represent political events and factions of the time. उन्होंने इस कैरेक्टर का यूज करके उस समय के पॉलिटिकल इवेंट्स को और फैक्शंस को दिखाने की कोशिश करी है. The central character of John Bull, representing England, is depicted as a straightforward, honest and somewhat naive cloth merchant. जॉन बुल एक तरह से नेशनल पर्सोनिफिकेशन का काम करता है इंग्लैंड के लिए या इंग्लिश पीपल के लिए. ये एक स्टाउट और जॉली फिगर था. ये एक पैट्रियोटिक इंग्लिशमैन को रिप्रेजेंट करता है जो कि ऑफन पहनता था एक यूनियन जैक का वेस्ट कोट और एक ब्रिटिश फ्लैग को अपने हाथ में कैरी करता था. वो ऑनेस्ट था और स्ट्रेट फॉरवर्ड था. His personality and actions reflect the stereotypical Englishman of the time. The work is considered a classic of English political satire and has remained popular for its wit and humor. ब्रिटिश कल्चर को दिखाने के लिए एक एंड्योरेंट सिंबल बन गया था. ये कई तरह के लिटरेचर, आर्ट्स, थिएटर और एडवर्टाइजिंग में यूज किया जाता था. Memoirs of Martinus Scriblerus, 1741. Although published posthumously,
This work was a collaborative effort by members of the Scriblerus Club, including Arbuthnot, Jonathan Swift, and Alexander Pope. It is a satire on pedantry and pretentious learning, recounting the absurd adventures of the fictional scholar Martinus Scriblerus. जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही जाना कि अर्बथनॉट, जोनाथन स्विफ्ट और अलेक्जेंडर पोप ने मार्टिनस स्क्रिबलरस का कैरेक्टर क्रिएट किया था और ये वर्क मेमोयर्स ऑफ मार्टिनस स्क्रिबलरस को पोस्टह्यूमसली पब्लिश किया गया था। ये एक सटायर था पेडेंट्री और प्रिटेंशियस लर्निंग के ऊपर। In a nutshell, the Scriblerus Club, dedicated to satirizing societal, political, and academic shortcomings, using humor and exaggerated caricature. To conclude, हम ये कह सकते हैं कि Scriblerus Club मेनली एक ऐसा क्लब था जो कि सोसाइटल, पॉलिटिकल और एकेडमिक शॉर्टकमिंग्स को सैटिराइज करने का काम करता था। इसके लिए ये लोग ह्यूमर का, विट का और एग्जैजरेटेड कैरिकेचर का यूज करते थे। It fostered collaboration among members, leading to influential satirical masterpieces like Memoirs of Martinus Scriblerus. इस क्लब में कई तरह के मेंबर्स थे, लेकिन सभी मेंबर्स सैटिरिकल मास्टरपीसेस के लिए जाने जाते थे। इन्हीं में से एक सैटिरिकल मास्टरपीस था Memoirs of Martinus Scriblerus. It parodied scholarly arrogance influencing the satire genre. इसके बाद ही सटायर के जॉनरा में एक नई वेव देखने को मिलती है, क्योंकि इसने सटायर को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस दिया। इसमें स्कॉलरली एरोगेंस को बहुत ज्यादा पैरोडी किया गया। इट शेप्ड द ऑगस्टिन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर थ्रू सटायर, इन्फ्लुएंसिंग फ्यूचर लिटरेरी मूवमेंट्स। एक्चुअल में इसी क्लब ने काफी ज्यादा इंस्पायर किया था ऑगस्टिन एज को और उसके वर्ड्स को, इसीलिए सबसे ज़्यादा सैटिरिकल वर्ड्स हमें इसी एज में देखने को मिलते हैं। इसने आगे आने वाले लिटरेरी मूवमेंट्स को भी इन्फ्लुएंस किया था। आई होप आपको स्क्रिबलरस क्लब और इसके मेन राइटर्स समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इन लिट शेल्फ। थैंक यू सो मच।